गृहस्थी की चाबी। एक दिन रूपा अपने पियर गई थी। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। विमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था। जैसा कि आजकल हो रहा है, बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। इसीलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। विमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उससे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं, पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने के बाद विमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश अपने ऑफिस चले जाते। रूपा और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहां तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुंच जाती, उनसे पूछने। काली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है, जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहें और बेफिक्र रहें। मुझे पता है यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ, विमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डट कर हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि विमला जी अब भी उसके साथ खड़ी है। कुछ समय बाद रूपा ने महसूस किया कि जीवन अब और भी कठिन हो गया है, लेकिन उसने विमला जी के खत से मिली ताकत को हमेशा अपने साथ रखा। घर के कामों के साथ साथ सतीश के ऑफिस के कामों में भी वह अब पूरी तरह से सहयोग देने लगी। रूपा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे वह अपने फैसलों को और ज्यादा विश्वास के साथ लेने लगी। एक दिन सतीश ने उसे देखा और कहा, रूपा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है और मुझे यह अच्छा लग रहा है। तुमने घर को बखूबी संभाला है। रूपा मुस्कुराई और बोली, आपकी दुआओं से ही यह सब मुमकिन हो पाया है। लेकिन सच कहूं, तुम सबसे ज्यादा मदद मुझे माँ जी के खत से मिली। वो आज भी मुझे एहसास दिलाती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सतीश ने सिर हिलाया और कहा, माँ जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और अब हमें और ज्यादा मजबूत बनना होगा। वह समझ गया कि रूपा अब पूरी तरह से गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हो गई थी और उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया था। रूपा ने आगे बढ़कर अपने जीवन के हर पहलू को सशक्त किया। उसने न सिर्फ घर,
बल्कि अपने सपनों को और भविष्य के लिए भी कदम बढ़ाए। उसने सतीश के साथ मिलकर नए व्यवसाय की शुरुआत की और अपनी बेटी को भी सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समय के साथ रूपा का परिवार खुशहाल हो गया। वह जानती थी कि जो रास्ता उसने तय किया था, वह न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव बनेगा। और हर बार जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह विमला जी के उस खत को निकालती और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ती। तेरी माँ विमला, जिन्होंने उसे जिंदगी का असली पाठ पढ़ाया था।